गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू करियर विल ऐप। तो स्टार्ट करें भाई। रुचि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है भाई। कुछ सेशंस हैं जो डबल डबल हैं क्लासेस, और स्टार्ट करेंगे। हम कल बात कर रहे थे वाइगॉस्की की। वाइगॉस्की को आज हम कंप्लीट करेंगे, और कल नहीं हो पाई थी यार यूट्यूब पे क्लास किसी कारणवश। और आप नहीं दिख रहे हो, अब तो मैं दिख रही होंगे होपफुली। हाँ, बिल्कुल बताया। ओम, क्लास देखोगे तो पता लगेगा। एडोलसेंस के बारे में काफ़ी कुछ बताया भाई। हाउ वाज योर डे? थोड़ा सा ऐसा सा था, थोड़ा स्लो काइंड ऑफ अ डे। बहुत बढ़िया भाई विशाखा, बहुत बढ़िया। चलें स्टार्ट करें। देखो D+P की वैकेंसी अब तो आफ्टर इलेक्शंस ही आएंगी, तो आप तैयारी ऐसी रखिए कि वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो, आप बढ़िया से निकल जाएं। ठीक, तो समझते हैं कहानी। कल हम बात कर रहे थे कि वाइगॉस्की ने लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या कहा है। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, यानी एक पॉइंट के बाद इन्होंने, मैंने आपको पहले भी बताया था लैंग्वेज एंड थॉट वाले चैप्टर में, कि वाइगॉस्की ये कहते हैं, वाइगॉस्की ये कह रहे हैं कि ये मान लो थॉट है। पियाजे ने कहा पहले आया थॉट। थॉट ना केवल पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करेगा, यानी प्रोसीड किया, एक तो पहले आया और लैंग्वेज को क्या किया, सुनिश्चित भी किया। ठीक है, भाषा को क्या किया, सुनिश्चित भी किया। ठीक है, यह है विचार। विचार न केवल पहले आएगा बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करेगा, यानी जब आपको इस पेन के बारे में बोलने की भाषा आई, उससे पहले आपके दिमाग में इस पेन को देख के थॉट आया होगा। ठीक है जी, तो ये क्या है? देखो, स्कीमा और स्कीम जो है वो एक प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म टाइप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको स्कीमा लिखा हो स्कीम लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंटल स्कीम्स होती हैं आपके दिमाग में बहुत सारी, हम ओवरऑल स्कीमा कह देते हैं, दैट्स इट। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे नोट्स आपको होपफुली मंडे में मिल जाएंगे, मंडे, इस मंडे। हाँ, तबीयत थोड़ी सी डाउन है अर्चना। तो अगर हम बात करें, थॉट से पहले कुछ नहीं है, थॉट के बाद भाषा है। पहले थॉट बाद में भाषा। कौन कह रहा है ये बात? पियाजे कह रहे हैं। ये बात पियाजे कह रहे हैं। बात ठीक है नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें किस चीज की, वाइगॉस्की की। अब वो ये नहीं कह रहे कि पहले भाषा बाद में थॉट, ऑपोजिट नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा ये है, मान लीजिए थॉट यानी थिंकिंग प्रोसेस आपकी, विचार, थॉट चल रहा है, पैरेलली अलग इंडिपेंडेंटली भाषा भी चल रही है, यानी लैंग्वेज भी चल रही है। लैंग्वेज भी चल रही है। विचार, विचार और लैंग्वेज यानी भाषा भी चल रही है। ठीक, एक टाइम आएगा जब ये विचार और भाषा, विचार अलग डेवलप हुआ, भाषा अलग डेवलप हुई, चल रहे हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं। एक टाइम के बाद ये मर्ज हो जाएगा, 2 साल के बाद, 3 साल 4 साल आते आते, तो ये इंटरडिपेंडेंट बन जाएंगे, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। जो आप सोच रहे हैं वैसा आप बोलते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आप सोचते हैं। ये कहानी बन जाएगी एज पर वाइगॉस्की। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये जो थॉट और लैंग्वेज हैं ये हो जाते हैं इंटरडिपेंडेंट, यानी कि इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी कि निर्भर हो जाते हैं एक दूसरे पे। ठीक, आफ्टर 2-3-4 ईयर्स ये पैरेलल ना चल के, शुरुआत में ये पैरेलल हैं, समानांतर हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं शुरुआत में, बाद में जाके मर्ज हो गए। पियाजे कह रहे थे थॉट ना केवल पहले आता है बल्कि भाषा को निर्धारित भी करेगा। हाँ, 2030 के बाद 2 साल वाला नहीं होगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब वाइगॉस्की ने कुछ 3 प्रकार बताए हैं भाषा के। वाइगॉस्की ने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस, क्योंकि वाइगॉस्की भाषा को बहुत महत्व दे रहे हैं। कल भी हमने बात की थी सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा को उन्होंने एक महत्वपूर्ण टूल माना है। इससे पहले एक क्लास में मैंने ये प्रॉपर बताई हुई है ये बात, कि विचार और भाषा अब अलग अलग नहीं है, मर्ज हो चुके हैं एक टाइम के बाद। वाइगॉस्की के अनुसार जीवन के शुरुआती साल में वो पैरेलली चलते हैं। ठीक, जिन्होंने नया ज्वाइन किया शायद उनको इस बात में दिक्कत हो रही होगी। अगर हम बात करें सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, भाषा को
एक ग्रेटेस्ट टूल माना है, यंत्र माना है, जिसके माध्यम से हम अपनी समझ, अपने दिमाग को विकसित कर पाते हैं। अगर मैं कहूं, अगर हमारे पास आज भाषा नहीं होती, मैं आपको ये थियरी नहीं समझा पाती। आप बहुत सारी चीजें जो न्यूज में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान आप आपस में लोग डिबेट करके, डिस्कशन करके एक दूसरे को दे और अपनी समझ को विकसित कर पाते हैं, कैसे कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। तो भाषा बहुत बड़ा यंत्र है, टूल है हमारे संज्ञान के विकास के लिए, यानी हमारे कॉग्निशन के डेवलपमेंट के लिए। बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अगर हम बात करें, 3 टाइप्स की स्पीचेस हैं, जो वाक जिसको हम कहते हैं, भाषा 3 प्रकार की है एज पर वाइगॉस्की। एक है सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक, जो आप मान के चलो 2 साल के अराउंड, 2 इयर्स सोशल स्पीच। फिर आता है आपका प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जो है आपका 3 से 6 वर्ष के बीच में। और फिर आता है आपका साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, ये 7 इयर्स के अराउंड। समझ गए? अब ये क्या क्या है, इनको समझ लेते हैं। अगर हम पहले टाइप ऑफ स्पीच की बात करें, तो पहला टाइप ऑफ स्पीच है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच, सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। सामाजिक वाक, सामाजिक वाक, ठीक है जी। ये क्या है? 2 साल के अराउंड 2 इयर्स ऑफ एज बच्चा समाज में बोलना चालना सीख जाता है। मम्मी खाना दे दो, पापा, ये छोटी मोटी बातें, कभी एक शब्द फिर 2 शब्द जोड़ के, 2 साल का हमें पता ही है, जब हमने बात की थी कि भाई बच्चा जो है पहली बार 1.5 से 2 वर्ष की उम्र में 2 वर्ड्स को, 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। ठीक है, तो सोशल स्पीच में क्या है? सामाजिक वाक। अब वो समाज में बात करना सीख रहा है ना? तो इंटरेक्शन जो है उसका अपने मम्मी से, पापा से, आसपास दादी दादा से, जो भी लोग हैं, है ना, तो कभी पार्क में खेलने गया तो वहां, वो 2 साल से शुरू हो जाएगा। और वो लोगों से, है ना, वो लोगों से बातचीत करने लगेगा, अपनी नीड्स को, चाहे वो दूध मांगे, खिलौना मांगे, व्हाटएवर इट इज, बट वो अब समाज में बात करने लगेगा। ठीक, ये है कि वो सोशली बात करता है, बातचीत कर पाएगा। ठीक, फिर आता है आपका सेकेंड, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच क्या है भाई? प्राइवेट स्पीच है निज वाक या निजी वाक। निज वाक, निज वाक क्या है भाई? निज वाक बोले तो ये होगा 3 से 6 वर्ष के बीच में ये चीज रहती है। इसी को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिज्म कब होता है बच्चे में? जब वो सेल्फ सेंटर्ड है। हाँ, हम कह सकते हैं बिल्कुल, तुलसी, अच्छा नाम है आपका, कि जो आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है सोशल स्पीच के, जब वो समाज में बात कर रहा है, बाय वाक, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसको हम कह सकते हैं कि जब वो आसपास के लोगों से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं, यानी बाय संचार या संवाद, कि अब वो लोगों से बात कर रहा है, बोल बोल के आसपास के लोगों से। कोई उससे पूछ रहा है कुछ पानी चाहिए, वो कह रहा है नहीं, है ना, मम, व्हाटएवर, जो भी 70 चीजें हो सकती हैं जो वो बोलेगा। हालांकि 2 साल तक आते आते वो अपनी बात कहने लगता है ना। अब इसके बाद वाला जो स्टेज है, जिसको हम कह रहे हैं प्राइवेट स्पीच, 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के बीच में निजवाक की जब हम माने, तो निजवाक क्या है? निजवाक है आपका कि वो अपने प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट स्पेस समझ रहे हैं? आपका एक रूम है जो आप कह रहे हैं पर्सनल है, ये मेरा, यहां कोई नहीं आएगा। ऐसे ही अब आप उसमें कुछ भी कर रहे हैं, आप टीवी देखें, आप घूमें गाएं, व्हाटएवर। प्राइवेट स्पीच भी वैसा ही है कि आप प्राइवेटली बात कर रहे हैं खुद से, लेकिन वो बच्चा है तो उसका प्राइवेट ऐसा होता है कि वो बोल बोल के बात कर रहा है, सुन आप भी सकते हो, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो खुद से बात कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो अगर हम देखें यहां पर एक चीज हमें समझ में आ रही है, एक चीज हमें समझ में आ रही है कि वो खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है अब 3 से, क्योंकि बोल के बात करना समाज में उसे आ गया था, लेकिन खुद को गाइडेंस देने के लिए, मान लो वो किसी चीज के साथ खेल रहा है,
बॉल के साथ खेल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, या एक वो पजल आता है ना, जो मल्टी कलर पजल नहीं होता, क्यूब जिसको हम बोलते हैं, तो अब मान लो वो उस क्यूब से खेल रहा है ना, अलग अलग कलर मैच करने की कोशिश कर रहा है ना, वॉट एवर। तो ये क्या हो जाएगा, अब वो खुद से बातें कर रहा है, यार ये वाला कलर ऐसे नहीं, ऐसे आना था बुद्धू, है ना, खुद से बोल बोल के बातें कर रहा है। आपको बच्चे बात करते हुए नजर आ जाएंगे इस उम्र के, ठीक है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम देखें यहां, अगर हम यहां देखें तो एक चीज हमें समझ में आ रही है, या कोई वो अलग अलग कलर का एक जूता ढूंढ रहा है अपना दूसरे रंग का, कह रहा मेरा वो वाला शूज शायद मैंने, कई बार आप नहीं करते खुद से बात, शायद मैंने उस अलमारी में रखा होगा, अरे यार पता नहीं, यार आप पेपर में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आपको आता है, आपसे कोई गलती हो गई क्वेश्चन, आप कह रहे हैं अरे यार मैं भी कितनी बुद्धू हूं, अच्छा हिमांशु ने क्या बताया था, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे था, आप खुद से बात कर रहे हैं पेपर में। ये प्राइवेट स्पीच है, जब आप बोल बोल करके बात कर रहे हैं, लेकिन किसी और से नहीं, खुद से, है ना। तो खुद से ही आप बोल करके बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग विद योर ओन सेल्फ। इससे क्या करेगा, बच्चा खुद को डायरेक्शन देता है, ऐसा वाइगोस्की ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डायरेक्शन का काम करती है और बच्चे के थॉट को रेगुलेट कर पाती है ये चीज। सेल्फ डायरेक्शन बोले तो स्व निर्देशन कर पाता है बच्चा, स्व निर्देशन कर पाता है बच्चा, खुद को ही डायरेक्शन दे पाता है, दिशा दे पाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है जय, इसको इंटरनल नहीं कह सकते, क्योंकि ये मन के अंदर बात नहीं हो रही है, बोल के बात कर रहे हैं आप, तो हम कहते हैं खुद से बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पापा खुद से बात करते हैं, पारुल कह रही हैं। तो अगर हम देखें तो खुद से बात करना मतलब बोल बोल के बात हो रही है, तब हम कह रहे हैं खुद से बात तो सब करते हैं मन के अंदर, ठीक है ना। तो ये सेल्फ टॉक है एक तरह की, क्या है, सेल्फ टॉक है, कि व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है। ये हेल्पफुल है, व्यक्ति या जो बच्चा है वो खुद को डायरेक्शन दे पाता है, लैंग्वेज के माध्यम से अपने आप को दिशा दे पाता है जहां वो अटक रहा होता है। इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा पियाजे ने, और उतना महत्व शायद इसका नहीं हो पाया अहम केंद्रित वाक्य का जितना प्राइवेट स्पीच का है। एज सेम ही है, वो भी 2 से 7 वर्ष में ही आता है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। फिर आते हैं थर्ड स्टेज, जो डेवलप्ड स्टेज है ना, मोर डेवलप्ड स्टेज है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच क्या है भाई, अब हमें ये समझना होगा। मौन वाक, एक तरह से आंतरिक मौन वाक, आंतरिक मौन वाक, आंतरिक मौन वाक, यानी खुद से आप बात कर रहे हैं बेशक, लेकिन मन के अंदर, बाहर नहीं सुन पा रहा कोई, ठीक है ना। हाँ, कोई कह रहा है मेरा पड़ोसी अपने आप से बात करता है, मेरी मम्मी करती है, मेरी बेटी करती है, कोई कह रहा है 3 साल की है, पठान कह रहे हैं। अब जैसे वो 7 साल के आसपास आएगा, 6+ ईयर्स में, 6 से 7 के अराउंड, अब ये हमेशा तो रहती है ये तीनों स्पीचेस, ऐसा थोड़ी चली जाती हैं। अराउंड 7 ईयर्स ऑफ एज व्यक्ति का जो वो सोशल स्पीच थी, जो वो बाहर बात कर रहा था दूसरों से, प्राइवेट स्पीच जो थी, जो वो खुद से बात कर रहा है, वो प्राइवेट स्पीच अंदर चली गई, यानी मन में मौन हो गया वो वाक, बाहर नहीं दिख रहा, मन में है अब वो वाक। तो ये इंटरनल स्पीच बन जाती है व्यक्ति की, आंतरिक वाक, इंटरनल स्पीच बन जाएगी। आज आप मन मन में गालियां दें, सबको सुनेगा? नहीं सुनेगा। जब आप छोटे थे प्राइवेट स्पीच करते तो सबको सुनता, आंतरिक वाक बन जाएगा। अब ये जो प्राइवेट स्पीच थी वो अंदर चली गई, अब आप मन में सोच सकते हैं, भाषा का इस्तेमाल करके मन में विचार कर सकते हैं, किसी को अच्छा बुरा जो भी कहना चाहें, जोक मार सकते हैं, आंतरिक वाक। तो ये चीज ऐसे विकसित होती है, हमें तो लगता है अरे ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन बच्चों के लिए देखो ये चीजें, या हमारे अंदर भी जब हम छोटे रहे हैं, ये सब चीजें ऐसे स्टेजेस वाइज चलती हैं। नहीं, कोई बीमारी नहीं है अपने आप से बात करना, ठीक है। तो आप खुद से मन में बात कर रहे हैं, दिस इज साइलेंट इनर स्पीच, आंतरिक वाक है लेकिन मौन है, साइलेंट है, बाहर नहीं दिख रहा। 3 प्रकार की स्पीचेस की हमने अभी बात की, जो वाइगोस्की ने कहा है स्पीच को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी भाषा को वो बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, 2 साल की उम्र के आसपास बच्चा बाहर लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है।
इवन 1 साल में वो एक शब्द बोलता है, लेकिन 2 साल तक आते आते वो 2 शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना सीख जाता है। ठीक है ना, क्लियर है सरस। अब 2 साल तक आते आते वो लोगों से बात कर रहा है, आसपास उसकी माँ है, पिताजी हैं, बहन भाई हैं, वॉटेवर, दादी दादा हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य संवाद, इसको हम कहेंगे सोशल स्पीच, सामाजिक वाक। दूसरा टाइप क्या है, 3 से 6 वर्ष के बीच में एक चीज डेवलप होती है, प्राइवेट स्पीच। ऐसा नहीं है सोशल स्पीच चली गई है कि वो दूसरों से बात नहीं कर रहा, अब ये भी आ गई है साथ में। कैसे, निज वाक 3 से 6 वर्ष में अगर हम देखें तो बच्चा खुद से बातें कर रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, अरे बुद्धू ऐसे नहीं लगाते बटन, मम्मी ने बताया था नीचे से शुरू करना चाहिए, टेढ़े मेढ़े लग जाते ना बटन। कई बार जब बच्चा बटन अप कर रहा होता है तो अगर वो ऊपर से या बीच से शुरू करे तो एक आध बटन छूट जाता है, तो खुद से बात कर, अरे मैं भी कितना पागल हूं, मम्मी ने बताया था नीचे से बटन लगाना शुरू करना होता है, इस बॉक्स में ये नहीं ये वाला कलर का जाएगा। वो खुद से बातें कर रहा है। अलमारी में कपड़े तय करते हुए एक क्वेश्चन आता है तो वो खुद से बातें करके रख रहा है अलमारी में तय करते हुए कपड़ों को। तो सेल्फ टॉक कर रहा है, स्व निर्देशन देती है ये चीज, डायरेक्शन देती है, बच्चे के थॉट को रेगुलेट करती है, दिशा दे पाती है। ठीक है ना। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन पियाजे एंड वाइगोस्की। निशिका, पियाजे और वाइगोस्की में कई सारी समानताएं हैं। वो दोनों बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, वो दोनों मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण की बात करते हैं, वो दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म को मानते हैं, यानी रचनावाद को, कि बच्चा ज्ञान की रचना कर सकता है। पियाजे कह रहे हैं एक्टिविटी के माध्यम से, वाइगोस्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति के माध्यम से। मुख्य रूप से एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि पियाजे ने डिसकॉन्टिन्यूअस बताया है विकास को, वाइगोस्की ने कॉन्टिन्यूअस यानी सतत बताया है। ठीक, पियाजे एज को महत्व देते हैं, वाइगोस्की नहीं देते हैं। ठीक है ना, वो कह रहे हैं आप छोटे बड़े किसी से भी सीख सकते हैं। क्लियर है आस्था। तो सेल्फ डायरेक्शन क्या है, आप खुद को दिशा दे रहे हैं। 3 से 6 वर्ष का बच्चा खुद से बातें कर रहा है, निजवाक। इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच कहा है कि बच्चा तो सेल्फ सेंटर्ड है इसलिए बातें कर रहा है, पियाजे ने। ठीक, ये लोग अपने थॉट और लैंग्वेज के विचार पे अलग सोचते हैं कि पियाजे ने कहा थॉट पहले आया, वाइगोस्की ने कहा नहीं दोनों साथ चलते हैं। यहां पे ये अलग है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। मनीषा, अगर हम देखें साइलेंट इनर स्पीच, ये 3rd लेवल है। 7 साल तक आते आते बच्चा खुद से मन में बातें करना सीख जाएगा। अब वो बाहर भी बात कर सकता है, यानी सोशल स्पीच भी है, हम आपस में भी तो समाज में बात कर रहे होते हैं। और क्या है, प्राइवेट स्पीच भी है, खुद से बोल के भी बात कर सकता है, और साइलेंट इनर स्पीच भी है, मन में भी बात कर सकता है। ओवर थिंकिंग सेल्फ टॉक से ज्यादा साइलेंट इनर स्पीच है। क्या आप मन में सोच रहे होते हैं ना, आपके दिमाग में पता नहीं क्या से क्या चल रहा है, वो मन में चल रहा है ना। प्राइवेट स्पीच जब होती है जब आप बोल भी रहे हैं मुंह से। समझ पा रहे हो बात को, ये कहानी है भाई। वाइगोस्की ने एज को इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है एज ही तो बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये स्पीच को लेके एज का अंदाजा है कि ये चीज इस समय पे डेवलप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एज के अनुसार समझ आएगी, ये नहीं कह रहे हैं वाइगोस्की। ये तो टाइप ऑफ स्पीच है, ये तो भाषा को लेके एक मोटा मोटा आइडिया है। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि 2 से 7 वर्ष तक, इन्होंने स्टेजेस थोड़ी दी है एज के आधार पे। इन्होंने तो जस्ट एक आइडिया दिया कि ये 3 प्रकार की स्पीचेस हैं, ये अलग चीज है, और वो स्टेजेस देना अलग चीज है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट इनर स्पीच की एज मैम 7 से कितना है, वो तो हमेशा ही रहेगी ना, लाइफ लॉन्ग, 7 साल में डेवलप हो रही है। चले, बेस्ट कुछ नहीं है, तीनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हम तीनों, हम में, ह्यूमंस में हम तीनों ही होती हैं। आज हम साइलेंट इनर स्पीच भी कर सकते हैं, प्राइवेट टॉक भी कर सकते हैं, खुद से बोल बोल के, और मन में भी कर सकते हैं, और बाहर किसी से बात करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये 3 प्रकार थे स्पीच के जिन पे हमने चर्चा की। अगर हम बात करें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो आप दूसरों से बात करने के लिए यूज करते हैं, वो है आपकी सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच होती है, 3 साल से शुरू होती है, खुद को डायरेक्ट करने के लिए और बौद्धिक विकास में हेल्पफुल होगी। सेल्फ रेगुलेट करने के लिए जब आप खुद से ही मन में बातें कर रहे हैं तो वो साइलेंट इनर स्पीच है। तो सेल्फ रेगुलेशन आपका प्राइवेट में भी है, साइलेंट में भी है, क्योंकि आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। बेसिकली बात जब आप खुद से कर रहे हैं तो डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ और मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ओवर थिंकिंग में साइलेंट इनर स्पीच यूज होगी, पक्की बात है। किसी को बोल बोल के करनी है तो अप्रॉक्स एज है एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं किसी का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। हम कह रहे हो पहले वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट करा देते, बाद में दोनों का कंपैरिजन करवा देते। अंजलि, कंपैरिजन को ऐसा बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, इट्स सिंपल कि जो हमने पियाजे में पढ़ा है मैं लास्ट में करा भी दूंगी, वो 2 मिनट का काम है, कोई बहुत घंटों का काम नहीं है, इतनी चीजें अंतर नहीं है, बेसिक चीजों पे ही डिफरेंस है उनका, वो मैं वैसे भी बताऊंगी, लेकिन आपको याद नहीं दिलाऊं कि हमने क्या पढ़ा था पियाजे में।
अगर हम देखें यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स की बातें करेंगे। अब हमने इतना तो समझ लिया, क्योंकि वाइगोस्की समाज और संस्कृति को महत्व दे रहे हैं किसमें, विकास की प्रक्रिया में। तो विकास की प्रक्रिया में जब वो समाज और संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, सोसाइटी और कल्चर को महत्व दे रहे हैं, सोसाइटी कल्चर महत्वपूर्ण है, वाइगोस्की के अनुसार जो समाज और संस्कृति है, समाज और संस्कृति है, समाज संस्कृति की जब हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में इंटरेक्ट करके बच्चे का विकास होगा, तो वाइगोस्की क्या मानेंगे, ग्रुप में सीखना चाहिए कि अकेले सीखना चाहिए? वाइगोस्की कहेंगे ग्रुप में सिखाओ, समूह में सिखाओ। जो पीयर्स हैं, पीयर्स कौन होते हैं, साथी समूह, क्लासमेट्स हैं बच्चे के, उसके बुआ मामा फूफी फूफा इनके बच्चे हो सकते हैं जो उसकी लगभग रफली ऑफ द सेम एज, उसको हम कहते हैं क्या, पीयर्स। उनको हम पीयर्स कहते हैं। कल भी बताया था, जो मैंने क्रिटिसिज्म बताया था पियाजे के, 3 क्रिटिसिज्म बताए थे। पता नहीं कुछ लोग कहाँ सो जाते हैं, एक क्लास छोड़ के आते हैं, फिर अगली क्लास में फिर समझ नहीं आता है ना। नोट्स अभी मिलेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, रोने क्यों लग जाते हो। हाँ, तो पीयर साथी समूह के साथ सीखना, ग्रुप में सीखना, कल्चर के साथ सीखना, बातचीत करके सीखना, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की करेंगे। ठीक, अब वाइगोस्की ने कुछ महत्वपूर्ण माना है कुछ चीजों को, जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग करके सीखना, रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग, इन सबको एक एक करके समझते हैं, असिस्टिव लर्निंग, इन सब चीजों की बात वाइगोस्की ने की है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज की भी बात की है कि हम ना इंटरनलाइज करते हैं कई बार चीजें, कि मैंने किसी ग्रुप में बच्चा सुन रहा है कुछ थॉट्स, इस ग्रुप के बच्चे कुछ अपने थॉट्स दे रहे हैं एक डिबेट में, एक डिस्कशन में, है ना, क्योंकि डिबेट डिस्कशन को महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि वहां भाषा क्या यूज करते हैं हम, जब हम वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं किसी से, तो वाइगोस्की के लिए वो जरूरी हो गया। तो एक ग्रुप है जो कुछ कह रहा है, दूसरा बच्चा है जो सपोर्ट में कह रहा है किसी बात के, एक ग्रुप है जो एंटी कह रहा है कि दहेज लेना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं लेना चाहिए, ये वो। ठीक, एक बच्चा जब वो दूसरे ग्रुप की बात सुन के अपने दिमाग में भर रहा है और अपनी एक समझ बना रहा है, इसको इंटरनलाइजेशन ऑफ थॉट कहते हैं, कि आपने भरा अपने दिमाग में, इंटरनलाइज कर रहा है, यानी आत्मसात कर रहा है, एक तरह से दिमाग में भर रही हैं चीजें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए खैर, तो ये आंतरीकरण, कि आप अपने दिमाग में भर लेते हैं कोई बात और फिर अपनी एक समझ बना रहे हैं, ये आंतरीकरण है एक तरह से, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इंटरनलाइजेशन है। ये बस समझने के लिए कि ये टर्म्स आपको पता हो कि वाइगोस्की से जुड़े हुए हैं। मैंने इसकी बात सुनी, अपने दिमाग में भरी, अपनी एक समझ बनाई, ये है इंटरनलाइजेशन ऑफ थॉट। ठीक, आते हैं समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कह रहे हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगात्मक परियोजना, जहां बच्चे कोलैब करके, यूट्यूबर्स देखें आजकल, फलाने यूट्यूबर के साथ कोलैब कर रहे हैं। टीवी सीरियल्स में होता था, है ना, तारक मेहता में कभी कोई एक्टर आ रहे हैं, कभी कोई एक्ट्रेस आ रही हैं, क्या कर रही है, कोलैबोरेशन करके। वो गोपी बहू वाले सीरियल में कोई और आ रहा है, किसी की मूवी आ रही है, तो उन्होंने कोलैब कर लिया, सहयोग, एक दूसरे के साथ आ गए। बच्चे ग्रुप में कर रहे हैं, कोई कह रहा है दहेज नहीं बोलो, गिफ्ट बोलो। हाँ, जैसे आप सुन के अभी इंटरनलाइज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को भर रहे हैं अपने दिमाग में, लाइक एसिमुलेशन समवॉट। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई एक प्रोजेक्ट है जिसपे 4 बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, हमने मान लिया कि कोई एक्टिविटी जो ग्रुप में हो रही है, क्योंकि समूह गतिविधियों को महत्वपूर्ण मानेंगे वाइगोस्की, क्योंकि समाज और संस्कृति के साथ अच्छा सीखते हैं हमने बहुत सारी चीजें ऐसी तो सीखी है, मम्मी को खाना बनाते हुए देखा है, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये दे दे, इसमें ऐसे नहीं ऐसे होगा, बहुत सारी चीजें हमने ऐसे ही सीख ली कोलैबोरेट करके। पोस्ट पे भी कोलैब करते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो साथ में आ गए 4 बच्चे और कोई काम कर रहे हैं, ये है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट या कोई एक परियोजना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कोऑपरेटिव कैसे अलग है इससे, ऑप्शन में नहीं है, बट कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा एक टर्म था कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे, सहयोग महत्वपूर्ण मानेंगे। कोऑपरेटिव का मतलब भी हिंदी में सहयोगात्मक ही कहेंगे दोनों को। देखो, कोऑपरेटिव में ज्यादा हेल्प होती है एक दूसरे से, कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती, दूसरा
उसमें ज्यादा हेल्पफुल होगा। कोऑपरेट कर रहे हैं आप, है ना, सिर्फ साथ में नहीं आ रहे हैं। यहां पे कोलैबोरेटिव में थोड़ा सा इंडिपेंडेंस ज्यादा रहती है इंडिविजुअल की, कि वो अपनी अपनी सब बात कह रहे हैं। कोऑपरेटिव में मदद कर रहे हैं जिसको जहां जरूरत है, तो ये ज्यादा हेल्प क्रिएट हो जाती है एक तरह से। बस सेंस वही है, लगभग सेम जगह पे यूज हो जाते हैं ये दोनों शब्द, ठीक है। तो बात बराबर ही है कि सहयोग करके सीखना। इन दोनों में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या। सिंपल है, सहयोग करके बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, इतना आप याद रखिए। एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं। आपने कोई ग्रुप वर्क दे दिया बच्चों को, कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया, है ना, कोई एक्टिविटी करके लाने को कह दी, ग्रुप्स बना दिए डिबेट और डिस्कशन के, वही है कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग। सिंपल बात, ठीक है। नहीं, ग्रुप में तो कोऑपरेटिव में भी होगा, जरूरी नहीं 1 to 1 ही होगा। जो कोऑपरेटिव है उसमें भी तो ग्रुप हो सकता है, सहयोगात्मक तो वो भी है ना। हेल्पिंग ईच अदर इन डिफिकल्टीज, एग्जैक्टली। रेसिप्रोकल की अगर हम बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसपे इन्होंने बात की है, जिसको हम कहते हैं परस्पर शिक्षण। परस्पर शिक्षण क्या है? परस्पर शिक्षण, परस्पर शिक्षण होता है आपका परस्पर शिक्षण, यानी एक तरह से जो टीचर है जब वो सिखाते हैं, या मैं यहां चर्चा कर रही हूं, और जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, भाई शिक्षक कोई बात अगर कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, क्लास में शेयर कर रहे हैं, तो बच्चे भी कुछ चर्चा करेंगे। तो बच्चा टीचर से और टीचर बच्चे से ये 2 वे प्रोसेस है। दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं और कुछ सीखते हैं। ये है टीचिंग की प्रक्रिया। हमने ये मान लिया है कि खाली बर्तन है, बच्चा उसके दिमाग में भर देनी है चीजें, बट जब कई बार आप कमेंट कर रहे होते हैं कुछ चीजें, आप समझ रहे होते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, हो सकता है मैंने उस तरफ से ना सोचा हो, वो आ जाए दिमाग में। तो टीचर स्टूडेंट को प्रभावित करता है और स्टूडेंट टीचर को, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह है रेसिप्रोकल टीचिंग, कि सिर्फ टीचिंग की प्रक्रिया में टीचर ही नहीं सिखा रहा, सीख भी रहा है। एक्सचेंज ऑफ ईच अदर्स थॉट्स, बिल्कुल ठीक। तो ये है टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से सीखता है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सिंपल बात। रेसिप्रोकल का मतलब भी होता है परस्पर, यानी 2 वे। क्या है? 2 वे। चले आगे, सॉरी, देखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थॉट्स कह सकते हैं हम। आते हैं पीयर ट्यूटरिंग पे। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है भाई? पीयर मैंने आपको बताया, लगभग आपकी सेम एज के लोग, चाहे वो आपके क्लासमेट हो जो क्लास में पढ़ते हों, है ना, चाहे वो आपके दोस्त यार हों, आपके कजन्स हो सकते हैं जो लगभग सेम एज के हैं, ठीक है ना। तो पीयर मतलब आपका साथी समूह, साथी ट्यूटरिंग को हम शिक्षण कह सकते हो, ठीक। यानी बच्चे एक दूसरे को सिखा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आपका नाम है सीमा, सीमा एक बच्ची है, सीमा एक बच्ची है जिसको किसी कॉन्सेप्ट में मान लीजिए क्या आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है सीमा को, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट में सीमा को हो रही है कंफ्यूजन, इतनी बात ठीक है। तो सीमा महसूस कर रही है कंफ्यूजन, और इधर है समीर, एक बच्चा। समीर को वो टॉपिक समझ में आ गया, मान लीजिए मैथ्स का कोई सवाल है जिसमें सीमा अटकी हुई है और समीर को समझ आ गया है, या समीर को समझ नहीं आया है, सीमा को मैथ्स का सवाल समझ आ गया और समीर का मैथ्स कमजोर है मान लीजिए, है ना, जेंडर बायस क्यों करें हम कि सीमा का ही गणित कमजोर होगा, ठीक है ना। तो समीर समझ रहा है सीमा से कोई चीज, और सीमा दूसरी चीज हो सकता है समझा रही हो समीर को। यानी एक दूसरे को बच्चे सिखा सकते हैं, दोस्तों से सीखना या लगभग अपनी सेम एज ग्रुप के बच्चों से सीखना। बाल अच्छे बनाती हूँ ना, हाँ बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। ऐसे बच्चे ग्रुप में होते हैं, कोई किसी से मैथ सीख रहा है, ये किसी से लैंग्वेज सीख रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे से सीख रहे हैं बच्चे, पढ़ा रहे हैं कई बार। सीमा बहुत डरावनी लग रही है। अच्छा क्या हुआ तहमीना, क्या समस्या बताओ? 440 वोल्ट का झटका लग गया सीमा को, कह सकते हो, है ना। सिर्फ यहीं पे मिल जाएंगे आप ये क्या कहते हैं उसको, आप वो कर सकते हो। पीयर्स में फ्रेंड्स आ जाएंगे, क्लासमेट्स आ जाएंगे, आपके कजिन्स आ जाएंगे, लगभग सेम एज के लोग पीयर्स कहलाते हैं। सिंपल बात। पीयर्स साबुन वाला पीयर्स नहीं, साथी समूह, दोस्तों वाला पीयर्स, ठीक। तो एक दूसरे को ये भी सिखा सकते हैं, क्योंकि समाज ही हुआ ना, ये जो पीयर्स हैं आपके समाज ही हैं, आपके यार दोस्त, आपके
क्या कहते हैं उसको, ग्रुप स्टडी जब आप कह रहे हैं तो पीयर्स के साथ सीख रहे हैं। तो अभी तो अगर आप देखेंगे नेशनल पॉलिसी ने भी कहा है कि भाई सेल्फ असेसमेंट, खुद का आकलन करो। 360 डिग्री असेसमेंट में उन्होंने 3 एस्पेक्ट जोड़े हैं, 360 डिग्री। पीयर्स से, अपने दोस्तों से कहो आपको कितने नंबर देना चाहते हैं किसी चीज में, अपने टीचर्स से कहो। तो ये 360 डिग्री आकलन की बात कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। असिस्टिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक या सहायक शिक्षण। असिस्टिव लर्निंग क्या होती है? असिस्टिव लर्निंग है कि आप किसी चीज में अटक रहे हैं और आपको कोई एक व्यक्ति असिस्ट कर रहा है। वो आपका टीचर हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति जो आप जिसको असिस्ट कर रहे हैं या आपको असिस्ट करें। एक्स्ट्रा क्लासेस लग सकती हैं, वहां पे असिस्टेंट्स मिल सकता है, जैसे इंटर्नशिप टाइप नहीं करते हैं हम लोग। तो असिस्टिव लर्निंग में कोई एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है वो आप उससे सीख सकते हैं, है ना। सहायक शिक्षण, तो किसी की सहायता लेके कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप सीख रहे हैं, तो वो असिस्टिव लर्निंग है। सिंपल। बाकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो मोर एडवांस्ड पीयर्स होते हैं उनसे हम हेल्प ले लेते हैं, ये सिंपल बातें। क्रिटिकल इवेल्युएशन पे आ जाते हैं कि इनकी आलोचना क्या है। देखो, इनको लेके 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं, जैसे प्याजे में भी बताई थी। मेन क्रिटिसिज्म जो है, आलोचना जो है वाइगोस्की की, वो इस बात पे होती है कि ये थियरी सारे कल्चर्स में काम आती है। सारे कल्चर्स में मतलब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें वाइगोस्की के, तो प्याजे दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, 4-5 दिन से इतने प्याजे को पढ़ लिया है हमने। तो इन्होंने कहा है कि ये एप्लीकेबल है सभी कल्चर में, ये थियरी। इट्स एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स इट्स एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, यानी यह सभी संस्कृतियों में लागू होती है। ये मानना इसकी आलोचना है। लागू होती है संस्कृतियों पर, लागू होती है, ऐसा अजम्पशन जो है वो क्रिटिसिज्म है इस थियरी का। हो सकता है कुछ कल्चर में, हमारे यहां तो आप बड़ों से कुछ भी सीखे सिखा देंगे, है ना। आप किसी से ज्ञान लेने की इच्छा रखेंगे, रख देंगे। सारे कल्चर में ये चीज सेम लागू है जरूरी नहीं है। अगर हमारे यहाँ, अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इस तरह के और भी कल्चर्स हैं, एशियन कंट्रीज हैं या इस तरह का, अगर हम देखें तो हम ग्रुप में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक दूसरे से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। अगर हम बाहर की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, और वहां अगर वो कह रहे हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, हम उसको कह रहे हैं तुम अलग रहो, तो हो सकता है कुछ चीजें जो हम यहाँ लागू हो रही हैं वो वहां ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे अपने कुछ बेनिफिट्स होंगे, यहाँ पे कुछ अपने बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो हर कल्चर पे ये बात लागू होगी, ये कहना गलत है। कुछ कल्चर ऐसे हैं जो साथ में सिखाने की बात करते हैं, जरूरी नहीं हर चीज हर जगह लागू हो। तो एक तो हर एक कल्चर पे ये बात लागू होती है, ये कहना गलत हो जाएगा, जो इन्होंने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि हर कल्चर के साथ ऐसा ही है। ठीक है ना, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है बात? असिस्टिव लर्निंग में स्कैफोल्डिंग मिल जाएगी, सिंपल बात है। तो अगर हम देखें तो हर कल्चर पे लागू होती है, ये बात कहनी गलत होगी। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, इंडीड इन सम इंस्टांसेस, यानी कुछ इंस्टांस या कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जहां ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस में बी मोर इफेक्टिव वेज ऑफ लर्निंग सर्टेन स्किल्स। यानी इन्होंने तो कहा तो आप समाज और संस्कृति से सीख लीजिए, उनके साथ इंटरेक्ट करके। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होंगी जो प्रैक्टिस डिमांड करेंगी, जिसकी प्रैक्टिस अगर ठीक से नहीं हुई तो वो स्किल आप ठीक से नहीं एक्वायर कर पाएंगे। जैसे भाषा ही है, तो ये प्रैक्टिस डिमांड करेगी। और क्या कर सकती है, ऑब्जर्वेशन, कुछ चीजों में ध्यान देना, वो सब प्रैक्टिस डिमांड कर सकती हैं। कुछ चीजें, कुछ स्किल्स, कुछ कौशल ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉपर प्रैक्टिस ट्रेनिंग डिमांड करें। तो ये एक बात है, मुख्य रूप से कल्चर वाली ही जो है एक पॉइंट है। अगर हम बात करें प्याजे की, तो प्याजे का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये कह दिया कि स्टेजेस फिक्स हैं प्याजे की, इतना तो हमें पता है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे रचना, बिल्कुल, जो मिसेस चटर्जी वर्सेस न्यूयॉर्क नहीं है, वो नॉर्वे है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके एक मूवी आई थी, तो वहां का कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हर बात हर जगह पे लागू नहीं हो सकती। ठीक है ना,
जैसे लाइक स्विमिंग एंड इज लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्टली, बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं, ठीक। तो जहां पे सिर्फ इंटरेक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको कोई चीज करके देखनी पड़ेगी। एनीवेज, पियाजे और वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। पियाजे और वाइगोस्की की जब हम बात करते हैं, देखो पियाजे ने स्टेज थियरी दी है। स्टेजेस यूनिवर्सल होती हैं, फिक्स होती हैं। कोई भी अगर स्टेज देगा तो जो पियाजे की पहली स्टेज है सारी कल्चर्स के लिए सेम रहेगी। स्टेज थियरी है ना। इन्होंने स्टेजेस एज सच नहीं दी है, एज को उतना महत्व नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि विकास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी अनिरंतर है ना। वाइगोस्की ने कहा कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, इसलिए इन्होंने एज की बात नहीं की। वो स्पीच के टाइप में एज की बात अलग चीज है, लेकिन इन्होंने अलग से स्टेज तो नहीं दी ना। पियाजे ने कहा, दोनों बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं। पियाजे ने कहा ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी है लेकिन रेडिकल, जो बच्चे की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देंगे। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सोशल रचनावादी हैं, वो उग्र रचनावादी हैं, ठीक, जो इंडिविजुअल एक्टिविटी पे बहुत महत्व देते हैं। हेरिडिटी को इन्होंने बहुत महत्व दिया है, कल्चर को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, आनुवंशिकता को। इन्होंने हेरिडिटी को इग्नोर कर दिया। अगर देखा जाए तो हेरिडिटी काफी हद तक इग्नोर्ड है कि जो हमें हेरिडिटी से क्षमताएं मिल रही हैं, है ना। तो ऐसे बेसिक बेसिक से डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। हाँ, हमारे यहाँ भी कल्चर बदलता रहता है, तो हर जगह ये बात लागू होगी, ये कहना गलत होगा, ठीक है ना। मेरी मैम का सीटेट क्लियर हो गया, आपसे कोचिंग लेके अब उसने मुझे आपसे पढ़ने के लिए बोला है, खुद भी पढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया निर्मल जी। और अब सीटेट ही नहीं, इसके बाद भी आपको जो है नौकरी के लिए तैयार रहना। कितने सारे लोग ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, चाहे वो DEET+ भी हो, चाहे वो अदर एग्जाम्स हो। तो वो उस चीज को भी खुद से प्रॉमिस करके, मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे, मैं कितनी भी कर लूं, बात नहीं बनेगी। वो कराएंगे अनमोल, लाइव में पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। हाँ साक्षी, ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो बोझ नहीं लगना चाहिए। लागू नहीं होती हर कल्चर पे, तो ये क्रिटिसिज्म है ना। वाइगोस्की तो कह रहे हैं लागू होती है हर कल्चर पे, ये तो उन्होंने मान ही लिया। वो आलोचना है कि लोग कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हर कल्चर पे लागू हो। तो वाइगोस्की की माने तो हर कल्चर पे लागू है, या पियाजे की माने तो उनकी स्टेजेस सारी दुनिया में सेम है, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास एक बार देखना अमिता। कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव आप एक मान सकते हैं। कोलैबोरेटिव में थोड़ा इंडिपेंडेंस ज्यादा रहती है व्यक्ति की, इंडिविजुअल। कोऑपरेटिव में हेल्प ज्यादा रहती है, लेकिन होता ग्रुप में ही है, साथ में ही सीखना है सब वहां। ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इस पे। रेडिकल को हिंदी में उग्र बोलते हैं, ठीक है। इतना डीप में जाके क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं आजकल उमा, बल्कि इससे ज्यादा डीप में जाया जा सकता है, बट वो नेसेसरी नहीं होगा अभी जाना। रेडिकल मतलब उग्र, क्योंकि जब असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वो आसान नहीं बनते हैं, रुला देते हैं कई बार, ठीक। सिंपल बात है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आज मैं पियाजे के क्वेश्चन कराऊंगी 9 बजे, फिर आप देखना ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन आई थिंक इंक्लूड नहीं किए गए हैं ये वाली PDF में। कोई नहीं, मैं ये अलग से यूज दूंगी फिर क्वेश्चन इसके, ठीक है। नोट्स मंडे मिल जाएंगे भाई। तो आज की थियरी तो हमारी यही जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा रिवीजन लगेगा, थोड़ा धैर्य लगेगा, थोड़ा समझ बनाने की कोशिश करनी है, रट्टे लगाने से ज्यादा तो दिक्कत नहीं होगी साक्षी, है ना। ऐसे गिव अप नहीं करना होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता अगर हम ऐसे देखेंगे तो। लड्डू तो कुछ भी नहीं ना, कोई भी चीज सीखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे 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 धीमे, है ना, सीखते हैं आप। किसी से प्रेम में भी पढ़ते हैं, आपको लगता है एकदम पढ़ गए हैं, बट आप पता लगता है यार ये पसंद नहीं आ रहा व्यक्ति, ये वाली चीज इसकी पसंद नहीं है, ये नहीं है। उसमें भी समय लगता है। असली प्रेम में ऐसा नहीं होता, वन साइड एक बार देख के ही जो है पागल नहीं हो जाते हैं, वो अट्रैक्शन है सिर्फ, है ना। प्यार से निकलने में भी समय लगता है लोगों को, ब्रेकअप, डिवोर्स, समय लगता है, बहुत समय लग जाता है कई बार। डेथ का लॉस झेलने के लिए भी समय लगता है, ग्रीफ समय लगता है। कोई भी प्रोसेस है अगर तो उसमें समय लगता है। तो लर्निंग भी प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, धीमे 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 आप समय देते हैं, रोज सीखते हैं, कहीं कंफ्यूजन होती है फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। ये बेचैनी का सफर है, ऐसा नहीं है ना। फिर तो हर कोई कर लेगा ना, अगर इतना ही आसान होगा तो हर कोई कर सकता है। वो हो सकता है हर कोई बना भी ना हो इस चीज के लिए, लेकिन अगर आप आ गए हैं अपनी टीचिंग ट्रेनिंग करके, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको नौकरी लेनी है, और टीचिंग अच्छा प्रोफेशन है, मान लीजिए इस बात को, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है टीचिंग में, वो भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा अंदर से कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं कल को, अगर आप अच्छी इंटेंशन से जाएंगे पढ़ाने।
और आपकी रोजगार की भी बात है। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें, सीख ही लें इससे तो अच्छा। थोड़ा आदत बनते बनते बनती है ना, शुरुआत में तो एक्सरसाइज करने जाओ वो भी अच्छी नहीं लगती, और जब आदत हो जाती है तो इंसान छोड़ नहीं पाता। ऐसी गलत चीजों की भी आदत है। ठीक है कंचन, तो इतना ज्ञान मैंने आपको दे दिया। आप प्रॉमिस कीजिए खुद से भी और मुझसे भी कि इतनी अच्छी मेहनत करेंगे कि कहीं ना कहीं देश भर में नौकरी ले लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको बिल्कुल जिस स्टेट में चाहिए उसी स्टेट मिल जाएगी, वो आपके हाथ में नहीं है कि वहां वैकेंसी उसी समय पर निकली हुई हो, लेकिन जैसे भी वैकेंसी मिलेगी आप मौका नहीं छोड़ेंगे, फटाक से सीटेट क्रैक करेंगे। सीटेट कर चुके हैं तो अब आगे की पूरे देश में कहीं भी मौका मिले नौकरी ले लेनी है। कि हम कितनी भी बातें कर लें कि पैसा मैटर नहीं करता, फलानी चीज मैटर नहीं करती, भाई साहब आप या बहन जी आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि लाइफ बाय इट्स वेरी नेचर इज डिफिकल्ट। आप इसको और मुश्किल मत बनाइए कुछ काम ना करके या जिम्मेदारियों से भाग के। ठीक है ना, लोगों के पास बहुत बहुत समस्याएं हैं। अभी भी कोई कह रहा है बहुत छोटा बच्चा है, देखो कितनी जिम्मेदारी है, घर की भी चीजें होंगी, फिर भी कुछ लोग होंगे जो करके ले जाएंगे। बस वही बनना है आपको। डिसकॉन्टिन्यूअस का है प्याजन, क्योंकि स्टेजेस में ब्रेक हो के चल रही है ना। बहुत अच्छा समझ में आता है, कोई डाउट नहीं रहता। हाँ, नोट्स मंडे मिल जाएंगे काफी हद तक। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता नहीं मिस हो गए, नहीं तो मैं आपको भी करा भी देती, तो 2-4 क्वेश्चन तो। वाइगॉस्की पढ़ रहे हैं भाई हम। रेडिकल है वो हार्डकोर बच्चे की जेनेटिक्स, उसके एक्टिविटी पे बेस्ड है। ये कह रहे हैं ये समाज पे बेस्ड है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है, पहली क्लास नहीं देखी है मुझे लगता है ना। आपको अलग अलग स्टेज में बांट दिया है पियाजे ने विकास को, इससे इस स्टेज में इतना फिर इतना, तो ये अनिरंतर हो गया विकास, क्योंकि स्टेजेस में बांट दिया है। वाइगॉस्की ने स्टेजेस में नहीं बांटा है, तो वो निरंतर है। ठीक है नरगिस, देखो टाइम की कोई यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि अप्रोक्स कितना टाइम आप दोगे। टॉपिक वाइज लेके चलो, फिर भी 3 घंटे का तो टारगेट मिनिमम लेके चलो, क्योंकि अभी समय है, मैं तो इसलिए 3 घंटे कह रही हूँ, नहीं तो आप 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 6 घंटे तक भी पढ़ ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो घंटे से ज्यादा क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें आप सच में पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि 6 घंटे बैठेंगे, जो प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी 5 घंटे की निकल के आएगी मैक्स टू मैक्स। देखो ऐसा नहीं सिर्फ डीप क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन। रिवीजन मल्टीपल लगेंगे, नोट्स मैं दूंगी उसके लिए, मैं दे रही हूँ नए नोट्स, डोंट वरी, 30 साल तक पूनम।